नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके के हालात दिल्ली चुनाव में बन रहे हैं अब, भारतीय जनता पार्टी और उसके एक बड़े जो है वो नामचीन अपने आप को बताने वाले प्रवेश वर्मा साहब की करतूतें सामने आ रही हैं। प्रवेश वर्मा की कल की जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके की हरकत उन्होंने की, वो दर्शकों के लिए हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, देखें उसको कि कैसे जो है वो विंडसर प्लेस पर वो वीडियो विंडसर प्लेस की ये वीडियो है, उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं बाकी की चीजों को बताता हूँ। सुबह सारे जने थे, सारे जो रैली में थे, सब चीज में थे। ये जो प्रवेश वर्मा के आवास की वीडियो है, इसमें कई और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इस आवास की भी अपनी एक कहानी है जो भी हेमंत सर बताएंगे आपको। सर, बहुत सीधी सी एक चीज है। प्रवेश वर्मा साहब पैसे बांटते हुए सामने आए, फिर उन्होंने दावे के साथ कहा कि मैं बांट रहा हूं और बांटता रहूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब चुनाव वाली सूचना लगने के बाद वो जूते बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, और ये जहां पे बांट रहे हैं वो जगह चुनाव आयोग से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आती है। यानी चुनाव आयोग के राजीव कुमार साहब के नाक के नीचे ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब जो नई चीज सामने आई है, आखिर पहली चीज तो मैं समझ लू ये कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रहा है। राजीव कुमार साहब कहाँ चले गए हैं? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद, तमाम शिकायतों के बाद भी प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ये सारी चीजें दिल्ली में हो कैसे रही हैं? क्या चल रहा है दिल्ली इलेक्शंस में, अगर हम समझें इसको तो? राय साहब, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक जागरूक वकील ने, जो एसएचओ थे, उनको एक वो भेजा है व्हाट्सएप पे वीडियो, और उनको दिखाया कि किस तरीके से कल वो सरेआम जो वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर जो गोल्ड मार्केट से उधर हम जाते हैं पंचकुया रोड पर, वहां पर जो नई दिल्ली उसमें आते हैं, वहां पर सरेआम जूते बांटते हुए का उन्होंने वीडियो भेजे 2 या 3, और रिटर्निंग अफसर ने वो एसएचओ को भेजे और कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये आपने दिल्ली के नहीं, पूरे देश में जब से बीजेपी आई है, इस तरह का ये कोई संभवतः पहला मामला है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हाई प्रोफाइल, सो कॉल्ड हाईएस्ट प्रोफाइल का कोई व्यक्ति जो किसी मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ी। मजबूरी शब्द यूज कर रहा हूं। अगर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वास्तव में, अगर उनके खिलाफ चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, एजेंसियां निष्पक्ष होती, तो वो अब तक केवल ये नहीं, वो अरेस्ट हो चुके हैं अब तक, होते अब तक। आपको ध्यान है कई दिन पहले वो किस तरीके से सरेआम पैसे बांट रहे थे, महिलाओं ने बाहर आके बताया। और गजब की बात देखिए, वो कहती क्या है, अपना नाम नहीं, वो कहते किसको वोट देने के लिए कहा, उन्होंने कहा कमल का फूल। हर वीडियो में आप देखेंगे कमल का फूल। तो ये जो चीज है, टिकट बंटने से पहले की भी घटना है वो, अगर आपको ध्यान हो तो वो सारा चुनाव का बिल्डअप था। और अब जब आचार संहिता भी घोषित हो चुकी है, उसके बाद कल की 2 घटनाएं, मैं चाहूंगा वो चिट्ठी दिखाइए आप अपने दर्शकों को, जो उन्होंने ये जो रिटर्निंग अफसर ने दी है एसएचओ को, और उसमें साफ कहा कि इनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए करप्ट प्रैक्टिसेस में। और उसके बावजूद भी वो नहीं माने, और अब ये साड़ी वाला वीडियो सामने आया है। इसका मतलब बड़ा साफ है राय साहब, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो वो करते रहिए। अपने जो राजीव कुमार है वो शेर व शायरी करते रहेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ इसमें पहले नहीं, हर चीज इनकी चोरी पकड़ी गई है। नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी की अगर आप बात करेंगे, इसमें क्या क्या पकड़ा गया देखिए आप। मेन कंटेंडर कौन है? अरविंद केजरीवाल, सिटिंग एमएलए। उनके तमाम उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से वोट काटेंगे, 5,500 के आसपास, किस तरीके से 14,000 के आसपास नई वोट बनवाने की तैयारी है। वो सारा करने के बाद फिर उसके बाद पैसे, फिर जूते, और फिर साड़ियां। और फोकस किस पे? महिलाओं पे। तीनों ही केसेस में महिलाएं सामने। तो बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ऐसे मामले में इनको तुरंत ना केवल डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, मुझे लगता है इनको बार भी किया जाना चाहिए आगे के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। आपको याद दिला दूं, एक सर, मैंने जिक्र किया था विंडसर प्लेस आवास की भी कहानी का, जरा वो भी दर्शकों के लिए संक्षेप में बता दीजिए, फिर मैं इस चिट्ठी के सवाल पर आता हूँ। नहीं देखिए राय साहब, जब आप एमपी थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, मेंबर पार्लियामेंट में तो 4 जून को नया रिजल्ट आ चुका है। एट दी मैक्सिमम 1 महीने तक सारे सांसदों को घर खाली करना होता है। आपको जब ध्यान हो, राहुल गांधी को जब डिस्क्वालीफाई किया था मानहानि मामले में, तो उनको तुरंत उनको सैक करते हुए स्पीकर की तरफ से चिट्ठी गई थी सैक करने की, और उसी शाम को 1 महीने के अंदर घर खाली करने की बात थी। तो इनका भी तो टर्म 4 जून को खत्म हो चुका है। 4 जून को तो सरकार रिजल्ट ही आ गया था। आज कितनी तारीख है? आज आप देखिए 15 जनवरी। तो इतने लंबे समय तक वो घर किस बात के लिए रखे हुए?
क्या कोई कंपेशनेट ग्राउंड है? क्या है बता दीजिए। ये यंगस्टर, कोई बीमारी वगैरह की भी बात नहीं। वहां बैठकर लड़ना और आउटर दिल्ली में बैठ कर लड़ना दो अलग अलग चीजें। क्योंकि उनको केजरीवाल के खिलाफ उतारा जाना है, इसलिए उनको इस घर में रिटेन किया गया, यहाँ यहीं पर। और पहले से मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है। और वहां बैठ करके वो क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैश वाली वीडियो हमने दिखाई थी, ये साड़ियों वाली वीडियो सामने आ गई। और कमाल देखिए, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, किसी ने आज तक वहां जाकर पूछताछ की हो, कोई तलाशी ली हो, कोई रेड की हो? अगर कोई और कोई भी नेता होता, कोई भी पार्टी का माइनस बीजेपी, उसका क्या हश्र हुआ होता आप सोच सकते हैं। तो अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है राजीव कुमार का, जो शेरो शायरी कर रहे हैं वहां बैठ के, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव मतलब कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी इन्होंने मैनिपुलेशन की जो इन्होंने ना की हो। वोट कटवाना, वोट जुड़वाना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, जूते बांटना। इसके अलावा अगर ये पैरामीटर्स नहीं है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के, तो क्या पैरामीटर है? और आपको ध्यान है वो क्या प्रवचन दे रहे थे कि हम बख्शेंगे नहीं करप्ट प्रैक्टिस वालों को, विल कम डाउन वेरी हेवीली। यू सी व्हाट हाउ दे आर कमिंग डाउन। 3 मामले मैंने बताए आपको, केवल एक में एफआईआर का, 3 के तो वीडियो है सर। एक में एफआईआर का रिकमेंडेशन। प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, राजीव कुमार की जहां तक बात है, सर मैं समझना ही चाहता हूँ, जो चिट्ठी है, भाजपा के सामान्य व्यवहार में इस तरीके की चीजें नहीं देखी जाती हैं। जब किसी नेता के, उनके किसी नेता के ऊपर आरोप लगता है तो वो और बेशर्मी के साथ जो है उसके साथ खड़े हुए देखे जाते हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, कंगना रनौत से लेकर के और जेपी नड्डा तक बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें बेशर्मी से भाजपा का नेतृत्व साथ में खड़ा होता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर करने की चिट्ठी लिख दी? किसका दबाव है ये? क्या किसी दबाव में हुआ ये, या भाजपा कुछ नया स्टंट कर रही है, इसके पीछे कुछ मंशा दूसरी है भाजपा की? नहीं, हो सकता है उनको ये लगा हो कि यार ये सीट तो शायद ना निकल पाए, जिस तरह की चीजें पकड़ी गई, वो मैनिपुलेशन जो करना चाह रहे थे हो सकता है वो ना हो पा रही हो। तो वैसी सूरत में क्या होगा, आप थोड़ा सा साइड कर लो फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रख लो, उस मुद्दे को चर्चा में मत आने दो। मेन स्ट्रीम के मीडिया में आपने ये खबर देखी कहीं क्या, जो एफआईआर के लिए रिकमेंडेशन रिटर्निंग अफसर ने कर दी है, आपके हिसाब से कितनी बड़ी खबर है? ये कल के दिल्ली चुनाव की सबसे बड़ी खबर है, अगर कोई माने इसको। नहीं दिखाई किसी ने, किसी अखबार में खबर नहीं आएगी। तो वो जो है ना, वो मैनेजमेंट भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, कोशिश करेंगे एक बार फिर जोर लगाने की। क्योंकि प्रवेश वर्मा आज से नहीं, आप देख रहे होंगे 2-2.5 साल से लगातार अपने आप को पोजीशन कर रहे थे एक खास भूमिका के लिए। जब उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या कहा कि इनके अगर अकल ठिकाने लगानी है तो इनका सामान लेना बंद करो, इनसे काम लेना बंद करो, तो वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, एक लार्जर तैयारी का हिस्सा था, जिसका सारा सामने आ रहा है आप लोगों के सामने। और ये अब लोगों को देखना है कि वो किस दिशा में जाएंगे। अब आपने जिक्र किया केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा साफ कहा कि ये डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं और चुनाव आयोग कर नहीं रहा है। तो अरविंद केजरीवाल भी अपने खास तरह की पोजिशनिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सारा प्रेशर जो है, ये जो राहुल गांधी ने पिछले 2-3 दिन से जो लगातार कुछ चीजें की है दिल्ली को लेकर के, संस्थानों को लेकर के, राहुल गांधी ने कल क्या कहा कि हम हर जगह, सरकार ने, आरएसएस ने अपने लोग बिठा दिए हैं और पूरा इंडियन स्टेट के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं कि भाई क्यों बिठा दिए हैं, कैसे बिठा दिए हैं, कौन कौन से रूल फ्लाउट हुए, वो नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये इनकी मंशा, देखिए ये भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। दैट इज इंडियन नेशन, राष्ट्र इज इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टेट का मतलब होता है पार्टी इन पावर, जो रूलिंग, जो पार्टी की एजेंसियां हैं, सरकार है, उसके पदाधिकारी, मंत्री, ये होती है स्टेट। नेशन, जब राष्ट्र की बात आप करते हो तो दैट इज इंडियन नेशन। लेकिन आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के तमाम बीजेपी के शिवराज चौहान और पता नहीं कौन कौन लगे पड़े कल से राहुल गांधी के पास। तो राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली कल नाम भी लिया, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव करा रहा है, तो ये जितनी भी चीजें वो हो रही है, कहीं ना कहीं उसका नेट आउटकम है। क्योंकि राहुल गांधी केवल एक कांग्रेस के नेता नहीं, वो संसद में लीडर ऑफ ओपोजिशन भी, वो बार बार इस बात को उठाएंगे। तो वैसी सूरत में एक फेस सेविंग करने के लिए कल को मेरे आप जैसे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सामने होकर, देखिए साहब हमने तो अपने कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन सवाल ये कि एफआईआर से क्या होगा? अब जब पैसे बांटे जा रहे थे, वो लाइव चल रहा था, तब रेड क्यों नहीं की? जब जूते बांटे जा रहे थे तब रेड क्यों नहीं की? पैसे आ कहां से रहे? ये हो क्या रहा है? तो ये एक पोस्चरिंग है खास तरीके की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में करना पड़ा है, मजबूरी में, मार्क माय वर्ड्स। और विंडसर प्लेस में बैठ के कोई आदमी ये कर सकता है, कोई आदमी सुदूर यूपी में बैठ के कर दे, बिहार में कर दे, समझ में आता है।
वहां तो सारी एजेंसियों के लिए 3-4 मिनट का रास्ता है सारे का सारा, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें रह रह कर हो रही है। ये एक मंशा दर्शाता है, एक साजिश दर्शाता है। मतलब ये दोनों चीजें क्या इसमें क्या समानता देखी जाए, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। राहुल गांधी कल जबरदस्त भाषण देते हैं, उसके 2-3 दिन पहले उनका दिल्ली चुनाव में एंट्री होती है, और उस भाषण के इर्द गिर्द पूरी चर्चाएं केंद्रित हो जाती हैं, और उसी में फिर देर शाम ये भी चीज सामने आती है कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकमेंड कर दिया कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। ये क्या राहुल गांधी का डर है, प्रेशर है, या फिर राहुल गांधी के बयान की जो चर्चा हो रही थी उसमें उसको थोड़ा बहुत हटाने का उद्देश्य था इनका, जिस वजह से ये चिट्ठी लिखवाई गई? राय साहब, ये तीनों का एक मिक्स है, तीनों ही चीजों का मिक्स है। जो उन्होंने सवाल उठाए कल दिन में, उन्होंने कल सुबह दिन में सवाल उठा दिए, उन सवालों का जवाब तो आपके पास कोई है नहीं। तो जब सवालों का जवाब नहीं है तो आपने उसमें से एक शब्द पकड़ा, इंडियन स्टेट, और उसके ऊपर हल्ला बोल दिया। वो एक तरीका है हमेशा से कि किसी सवाल का जवाब मत दो, एक शब्द पकड़ो और उसके ऊपर सारे देश में लग जाओ। ये तो हेमंत सर, इंटरेस्टिंग ये है कि इनके जो तमाम जो ट्रोल आर्मी है इनकी, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया वर्सेज स्टेट। जी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जिनको मैं कह रहा हूं कि स्टेट की परिभाषा क्या है संविधान के अंदर और अदरवाइज, वो एक बार गूगल करके ही देख लो भले लोगों। लेकिन वो नहीं, ये बुद्धि निरपेक्ष लोग हैं, ये शर्म निरपेक्ष लोग हैं, ये अकल निरपेक्ष लोग हैं। इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, वहां से जो टास्क आ गया वो काम करना है, और वो काम किसी भी सूरत में करना है, क्योंकि ये खुद ट्रोल है। जब खुद गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं तो किसी के उस पर भी लग जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक वही तो सेना जिसकी मैं बार बार आपको जिक्र करता हूं, जो किसी की सुनती नहीं, जिसकी समझने की कोई क्षमता नहीं है, जिसका केवल एक काम है कि उनको कोई टास्क मिले और वो उस पर बिना दिमाग लगाए, बिना कोई बुद्धि लगाए उस पर पिल पड़े। यही तो खासियत है। जो अमृतकाल चल रहा है वो इसी चीज का, ये मानसिक तौर पर विकलांग लोग हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, दिव्यांग लोग ही, जिनके अंदर कोई भी समझ नहीं। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब तंत्र होता है, सरकार और उसकी एजेंसियां। और सरकार राष्ट्र नहीं होती, सरकार भारत राष्ट्र। इतना ही फर्क समझ लें कम से कम। लेकिन अब देखिएगा, ये हमें हमारी की ट्रोलिंग करने लग जाएंगे, तो इनको करने दीजिए, इनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग एक खास तरह के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में नैरेटिव को अपने रास्ते से भटकाने के लिए ट्रेन किए गए हैं। नैरेटिव को कब्जाना है, उसमें बुद्धि की, मेरिट की, तथ्यों की कोई जरूरत है नहीं, केवल शर्मनिरपेक्षता और अकल निरपेक्षता, इन दोनों के साथ ये काम करते हैं। इनको करने दीजिए, दे वर्क विद इम्प्यूनिटी। लेकिन लोगों के सामने दिख रहा है राय साहब कि हो क्या रहा है। चुनाव आयोग की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, दिल्ली हाई कोर्ट की नाक के नीचे, सारी एजेंसियों की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे। अब समस्या ये है कि अमित शाह की पार्टी का कैंडिडेट कोई भी एजेंसी एक्ट करे तो क्या करे, कैसे? तो इतना मैक्सिमम मैं तो उस रिटर्निंग अफसर को ये भी बधाई दूंगा कि कम से कम किसी वकील ने शिकायत की, उसने इतनी हिम्मत तो की अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए कि वो एसएचओ को वीडियो भी भेज दिए और ये कंप्लेंट भी भेज दी जो आपने दर्शकों को दिखाई। मेरे हिसाब से तो यही बड़ी चीज आज के दौर में। वो क्या भाजपा का स्टंट नहीं हो सकता? भाजपा के कहने पे ही हो रहा हो ये सारी चीजें कि भाई जल्दी करो, क्योंकि राहुल गांधी का बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, चर्चा में पूरा राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बिल्कुल बखिया उगेड़े हुए हैं, मोहन भागवत साहब से लेकर के भाजपा तक की। तो ऐसे में ये भाई आदेश दिया गया होगा तुरंत कर दो, तुम्हारी नौकरी जो है, प्रमोशन तुम्हारा पक्का। नहीं, वो तो बेसिकली देखिए करते सारे काम है, तो उस पर क्योंकि रिटर्निंग अफसर ने ठीक काम किया है तो हमें तो उसको बधाई ही देनी चाहिए। उसने किन हालात में किया, किन परिस्थितियों में किया, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की बजाय एक चीज तो हमें अच्छी अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उसके सामने असल उसने जैसे भी किया, एटलीस्ट किया, तो कम से कम एक मैसेज तो बाकी कैंडिडेट्स में जाएगा कि देखो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ जूते बांट रहा था, पर्चे दर्ज होने की शिकायत हो गई है, एफआईआर हो गई है। चुनाव तो आप लड़ोगे, हारोगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एफआईआर का तो तत्काल इंपैक्ट होता है ना। भागोगे, जमानत जब जमानत कराओगे और कराओगे, दुनिया भर का एक लफड़ा तो है। तो एक मैसेज देने की बात है, वो जिन भी परिस्थितियों में हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो आप सवाल करें, ये सारे का सारा एमलगम है, इन सभी चीजों का मिक्स है भाजपा का चुनाव कैंपेन। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी चोरी पकड़ी गई, वोट कटवाने की, वोट जुड़वाने की, फैक्ट और फिगर्स बाहर आ गए, उनके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री फिर भी आदर्शवाद की बातें करते घूम ही रहे हैं सब जगह। तो इससे कोई बहुत नहीं। ये जो गरीब लोग हैं,
गरीब हाँ। लोगों की व्यथा और कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश है, जो निम्नतम वर्ग है। एक और चीज समझ लो सर, मैं आपसे, हम बात एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं, भाई दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है। किसी अदर स्टेट में अगर दूसरे किसी राजनीतिक दल की सरकार होती तो समझ में आता था कि भाई चलो पुलिस है, कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, ईडी उनके अधीन है, सीबीआई उनके अधीन, जिसमें सीबीआई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ईडी को खत्म करने की कवायद ये कर ही रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब, और साफ तौर पर दिख रहा है कि ईडी को भी ऑलमोस्ट ये खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या माना जाए कि भाजपा को कहीं ना कहीं अब ये आभास हो रहा है कि केंद्र की सत्ता में ये हमारा आखिरी टर्म है, और राज्यों में भी जहां जहां अब हम हैं या आने वाले समय में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें हमारा लौटना बहुत श्योर नहीं है। इस वजह से हम ईडी को इतना कमजोर कर दें कि जब सत्ता परिवर्तन हो तो ये रूल्स, ये रेगुलेशन जिसका फायदा हम उठा रहे हैं, दूसरे सियासी दल ये फायदा उठा करके हमारे ऊपर कार्रवाई ना कर पाए। कुछ इस तरीके की सीन नहीं बन रहा, कुछ इस तरीके की तस्वीर बनती हुई नहीं दिख रही है। मेरी इसमें थोड़ी सी दूसरी राय है। मेरा तो मुझे लगता है कि बीजेपी और इनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक बात पर काम कर रहे हैं, एक तर्क पर काम कर रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। जो कुछ तुम करना चाहते हो, जैसे तुम करना चाहते हो, जैसे आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर लो, जहां मर्जी कर लो, इंडिविजुअल्स के साथ कर लो, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। हकीकत यह है कि कल का जो केस है जिसमें ईडी के ऊपर बहुत बुरे तरीके से अटकाया है, जस्टिस अभय एस ओका है और जस्टिस भुइया की बेंच थी, उन्हीं के पास ईडी के केसेस जनरली आते। तो जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कहीं ईडी के वकील ने ये कह दिया, सरकारी वकील ने, जज ने कहा कि साहब महिलाओं, नाबालिगों और जो बीमार लोग हैं उनके खिलाफ स्पेशल प्रोविजन पीएमएलए एक्ट के अंदर रिलेटिवली उनको रियायत देने की प्रोविजन है। तो ईडी के वकील ने कह दिया कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो कल जब उस केस की हियरिंग हुई तो जस्टिस भुइया जो है, जस्टिस ओका, बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर बिफर पड़े कि तुम सरकार को, तुम मिसगाइड कर रहे हो कोर्ट को, इस तरीके से तुम असिस्ट करते हो, ये है वो है। हालत ये हुई कि तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि साहब ये कहीं कम्युनिकेशन गैप है और आई फील सॉरी फॉर दैट। तो इस सरकार का जो इतना बड़ा व्यक्ति सरकार के मुख्य टॉप उनमें से है, उसको अगर सॉरी कहना पड़ता है या रिग्रेट्स कहना पड़ता है तो इसके मायने हैं। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात वही फिर जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ, जो कुछ भी ये बातचीत है धमकाने वाली, गुस्सा करने वाली, नाराजगी वाली, ये कहीं फाइल पर नहीं है, ये सारे वर्बल कमेंट्स हैं। अगर ये कमेंट्स उसके अंदर होते, ऑर्डर के अंदर हो, तो ज्यादा आदर्श स्थिति होती, कल को 10 लोगों को और राहत मिलती उससे। लेकिन चूंकि वो वर्बल रह गया तो वो आगे के लिए प्रेसिडेंट कैसे बढ़ेगा। तो बीजेपी के मन में क्या है क्या नहीं, बेसिकली क्या है कि किसी भी हथियार कितना इफेक्टिव हो वो रहकर उसको बार बार उसको बेशर्मी से अगर कोई प्रयोग किया जाएगा तो उसकी धार कम हो ही जाएगी। वही काम सीबीआई के साथ हुआ, वही ईडी अब पीएमएलए एक्ट में कर रही है। पीएमएलए एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके लिए मनी तो होना चाहिए कम से कम। मनी की 5 पैसे बरामद नहीं होते, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा देते हैं। कोर्ट में बात आती है तो वो केस गिर जाती है। हेमंत सर माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। वर्बल कमेंट का आपने जो जिक्र किया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज, इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि वर्बल कमेंट्स दे करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि ईडी जो है बिना मतलब में गिरफ्तार कर लेती है लोगों को, सबूत नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ईडी के मुख्यालय से तमाम प्रदेशों के कार्यालयों को चिट्ठी लिखी गई थी कि जब तक किसी व्यक्ति के मामले में पर्याप्त सबूत ना हो गिरफ्तारी ना करिए, क्योंकि हम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ईडी के अगेंस्ट एक माहौल बनाया जा रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी हम ये साबित कर देंगे कि ईडी बिना मतलब में किसी को गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए इन सारे कानूनों में छूट दे दी जाए ताकि हम आने वाले समय में सेफ रहें। नहीं, उसमें बेसिकली क्या है कि कई चीजों में से सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछ लेता है कि इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, ये केसेस आपके क्यों गिर रहे हैं, कन्विक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि साहब देखिए हम तो अपने सारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनको समय समय पर हिदायतें देते रहते हैं आपके निर्देशानुसार। तो उसमें क्या है कि अदालत की भी ईगो सेटिस्फाई रहे, ये उतना ही है, उसको कवर अप करने की एक चीज है। बाकी ईडी की इंटरनल फंक्शनिंग आप भी देख रहे हो, जो काम पहले सीबीआई किया करती, ईडी तो उससे भी आगे चली गई है। ईडी के तत्कालीन डायरेक्टर को 3-3 एक्सटेंशन देने का मतलब समझ लीजिए आप क्या था, वो यही मतलब था। और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रहा, अलग से एक्सटेंशन ली गई कि इंडिया को फलाना, उसमें जेनेवा में ये करना है वो करना है। तो ये जिस बात पर अड़ते हैं उस पर अड़े रहते हैं। ये जरूर है कि पीएमएलए एक्ट का जो पीसी एक्ट था ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसकी बद सीबीआई ने पिटवाई थी बहुत लंबे समय तक। वही हालत अब पीएमएलए एक्ट की हो गई है। ना इनके पास कोई रिकवरी है, ना कुछ और है, ना लेना है ना देना है, ना कोई चेन बना पाते हैं ये मनी की।
केवल किसी गवाह के कहने से उसको अरेस्ट कर लिया, उसके कहने से उसको अरेस्ट कर लिया। ये चीजें अदालत में खड़ी कैसे होंगी? और ये सारे का सारा आपने दिल्ली के केजरीवाल के केस में देखा, आपने हेमंत सोरेन के केस में देखा, मनीष सिसोदिया के केस में देखा कि रिकवरी कोई नहीं थी। तो ये कुछ चीजें सारी एक खास तरह के पैटर्न को इशारा करती हैं, और वो इशारा ये है कि जो आप कह रहे हो कर उससे जस्ट विपरीत रहे हो। ये लगातार ये शैली इनकी उभर के सामने आ रही है। बिल्कुल। लेकिन सर, इस शैली से फायदा क्या हो रहा है भाजपा का या किसी इसका भी? और साथ में हम अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो अब ये बताएं मुझे कि अब प्रवेश वर्मा चूंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी, बात सामने आ रही थी, क्या इससे दिल्ली का माहौल कुछ परिवर्तित होगा क्या? कांग्रेस पार्टी जीते या ना जीते, सरकार में आए नहीं आए, वो बात की बात है, इलेक्शंस के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या राहुल और कांग्रेस की एंट्री अगर नहीं होती तो क्या ये परिस्थितियां बनती? क्योंकि केजरीवाल साहब तो लगातार चिल्ला रहे थे कि वोटर्स बढ़ रहे हैं, वोटर्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने तो एक बार भी नहीं सुना, उसने जो करना था वो कर लिया। नहीं राय साहब, दोनों चीजें, एक तो आपने जो पहले कहा ना कि इसका इम्पैक्ट, ईडी वाले काम से किसी को फांसी नहीं तोड़ देंगे आप। ईडी का तत्कालिक क्या होता है, किसी की छवि खराब करना, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देना, 5-4 महीने उसको लग जाएंगे, पूरे देश में आप उसकी बदनामी कर देंगे, उसको चोर बता देंगे। इकोसिस्टम अपना काम करता है। ईडी का काम केवल उतना ही रह गया था, वो आपने केजरीवाल के केस में भी देखा, सारे केसेस में देखा, जो भी पॉलिटिकल केसेस थे। और जो ये दिल्ली के अंदर जो अब माहौल बन रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, निश्चित तौर पर जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, केजरीवाल के कहने से तो कुछ हो नहीं रहा था, ये तो देख लिया था सबने। जैसे ही राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट और इनकी एजेंसीज के ऊपर हमला किया, मोहन भागवत पर डायरेक्ट हमला किया, इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट नाम लेकर के हमला किया, तो उसके बाद ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। अब रही दिल्ली के चुनाव परिणाम की बात, कांग्रेस पार्टी क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, मैं फिर वही बात कहता हूं हमेशा की तरह, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। कितनी सीट आएंगी नहीं आएंगी ये भी हमारा विषय नहीं है, लेकिन उनको जो वोट परसेंटेज मिलता है, अगर वो बढ़ता है 5% 7%, तो भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट मदद हो जाएगी और आम आदमी पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक खाकर के ही आम आदमी पार्टी इतनी सेहतमंद हुई है। तो अगर वो वोट बैंक कुछ सरकता है उस तरफ, तो निश्चित तौर पर नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि सबसे को किन लोगों को प्रवेश वर्मा बांट रहे। 1100 रुपए मैं और आप तो लेने जाएंगे नहीं, जो लोवेस्ट ऑफ लोअर स्टार्टा है, और खासतौर पर महिलाएं उस कंस्टिट्यूंसी में कम नहीं है, बेशक नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी हो, वहां पर झुग्गियां झोपड़ियां, वाल्मीकि मंदिर के अंदर जिस तरह का वो पैसे बांटना महिलाओं को, वो एक फोकस्ड अप्रोच है। और आपने देखा भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी खड़े थे वहां पर। तो वो जो पन्ना प्रमुख वाली संस्कृति है, वो पिन पॉइंट करके टिक मार करके कि ये लोग हमारे वल्नरेबल हैं, इनको अपनी तरफ लिया जाए, ये भाजपा का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दिल्ली जीत गए, केवल नई दिल्ली, बाकी छोड़ दीजिए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा कि हमने केजरीवाल को हरा दिया। लेकिन इन परिस्थितियों में वो एक्सपोज ज्यादा हो रहे हैं। उसमें हो सकता है इन लोगों की जो साड़ी लेके गए हैं, जूते लेके गए हैं, पैसे ले गए, कुछ वोट डालते भी होंगे, गरीब लोग आगे भी उनको मेंटेन करेंगे, लेकिन बाकी एरियाज में, बाकी वर्गों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये जो वर्ग है जिसको वर्मा बांट रहे हैं, वही केजरीवाल का भी लाभार्थी है, ये मत भूलिए। केजरीवाल की जो मुफ्त पानी बिजली बस योजना है, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी ये महिला वर्ग ही है। और उसमें इंटरेस्टिंग एक चीज और है कि केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि आपको जो भी पैसे दे रहा हो, जो भी कोई सामान दे रहा हो, वो आप जरूर ले लीजिए, लेकिन वोट जो है आप ईमानदार व्यक्ति को करिए, और वो केवल जो है वो दे करके चले जाएंगे, लेकिन काम आपका दिल्ली का ये बेटा ही करेगा। बार बार केजरीवाल ये बात कहते हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा अब ये समझाने की कोशिश करने में लग गए हैं कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के हैं, दिल्ली के बेटे हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दामाद हैं। तो अब इस लिहाज से भी देखा जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार दामादों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो प्रवेश वर्मा अपने स्टेटमेंट में वहां भी फंसते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर, ये फैक्ट हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।